औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 1 की लेक्चर सीरीज़ है उसका आज लेक्चर नंबर 8 है और ये वीडियोज़ आमतौर पर 1 घंटे से लंबी होती हैं। तो वो लोग जो मैं यहाँ पर सिंपली आपको बताऊँगा जो टिकटॉक के शौकीन हैं या इस तरह की वीडियोस देखने के शौकीन हैं, उनके लिए ये वीडियो देखना बड़ा मुश्किल होता है, लंबी एजुकेशनल वीडियो। और इसमें मैं एक एक लाइन जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, इवन कि लिखता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ बिल्कुल इस तरह जिस तरह लेक्चर दिया जाता है। तो कुछ लोग ऐसे फजूल से कमेंट्स जो हैं वो कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई जिस चीज़ समझ नहीं आ रही इसके अंदर लेक्चर में, तो आप मेरे से जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन फजूल किस्म के कमेंट्स देने का तो कोई फ़ायदा नहीं। जाहिर बात है 1 घंटे की वीडियो देखना जो है वो कोई आसान काम तो नहीं है, वो वही देखेगा जिसको पढ़ने का शौक़ है। खैर बहरहाल, तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी ये है कि आप जो है वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। तो हमने प्रीवियसली जो है वो स्टडी की है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग की थी सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड में और फेस सेंटर्ड लेटिसेस के अंदर। आज हमने डेंसिटी ऑफ एटम्स निकालनी है क्रिस्टल प्लेन के अंदर। तो जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं पर यूनिट एरिया HKL प्लेन में, यानी कि जो किसी प्लेन के अंदर जितने नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं उस प्लेन में, वो नंबर ऑफ़ एटम्स जो उस प्लेन के अंदर होते हैं वो उसकी प्लेन की डेंसिटी या एटॉमिक डेंसिटी जो है वो कहलाते हैं। तो द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट HKL प्लेन, जो पर यूनिट HKL प्लेन के अंदर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट एरिया इन HKL प्लेन। इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया होते हैं इज कॉल्ड द एटॉमिक डेंसिटी, इज कॉल्ड द एटॉमिक डेंसिटी। तो इसको हम डेंसिटी, क्योंकि प्लेन आपको पता है कि प्लेन 2D के अंदर होती है और एरिया 2D में होता है, इसलिए हम इसको पर यूनिट एरिया जो है वो प्लेन का ले रहे हैं। और ये डेंसिटी जो है इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा HKL। इसको डेल्टा HKL की मदद से हम डिनोट करते हैं। अब चूंकि हमें इस बात का पता है कि जो क्रिस्टल है ये लार्ज नंबर ऑफ इक्वी डिस्टेंस पैरेलल प्लेन से बना होता है। क्रिस्टल के अंदर आपको इस बात का पता है कि प्लेन जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइंड होती हैं, एक ही पैटर्न में होती हैं, रैंडम नहीं होती, इस बात का हमें पता है। तो एज वी नो दैट, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ, क्योंकि जो क्रिस्टल होता है ये हमारे पास मेड होता है लार्ज नंबर ऑफ इक्वी डिस्टेंट पैरेलल प्लेन्स। तो इसमें हमारे पास इक्वी डिस्टेंस पैरेलल प्लेन्स होती हैं। तो अब आप सपोज करें कि लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स, लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ HKL प्लेन्स, कि हमारे पास n जो है ये कोई टोटल नंबर ऑफ HKL आपके पास प्लेन्स हैं जो कि सेपरेटेड हैं बाय इंटरप्लेनर स्पेसिंग, सेपरेटेड बाय इंटरप्लेनर स्पेसिंग। और इसमें हमारे पास जो
इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, यानी कि पैरेलल प्लेन्स हैं और वो पैरेलल प्लेन्स जो हैं उनको सेपरेट किया हुआ है, वो सेपरेट हैं किसी इंटरप्लेनर स्पेसिंग DHKL से। ये DHKL इंटरप्लेनर स्पेसिंग हम निकाल चुके हैं। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेन विल बी A एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of each plane will be A। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है हर प्लेन का, यानी कि ये जितनी आपके पास प्लेन्स हैं जिनके दरमियान में सेपरेशन है DHKL, इन में से हर सिंगल प्लेन का एरिया जो है वो A के बराबर होगा। तो फिर जो वॉल्यूम है ऑफ द क्रिस्टल, then the volume of the crystal, तो फिर हमारे पास एक्सक्यूज मी जो वॉल्यूम होगा आपका क्रिस्टल इज NaDHKL, ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि V आ जाएगा हमारे पास N नंबर ऑफ प्लेन्स, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेन, और DHKL जो इनके दरमियान स्पेसिंग है, यानी कि लेंथ इनटू विड्थ या लेंथ इनटू एरिया इज नोन एज वॉल्यूम। देन तो फिर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होंगे, देन द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब आपके पास जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम वो होंगे N/P, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है N। इसको हम कह देंगे कि सॉरी ये हो जाएंगे N/V, N डेंसिटी है उसकी। 10 टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल। तो अब आप यहाँ से अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो क्रिस्टल के अंदर निकाल लें, अब आपने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम तो N/E आ गया। अब इस क्रिस्टल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं इन द क्रिस्टल के अंदर वो हमारे पास आ जाएंगे N/V इंटू, अब N/V इंटू वॉल्यूम कितना निकाला हुआ है आपने NaDHKL, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो आ जाएंगे और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। नाउ जो डेल्टा के H नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट एरिया, नाउ as delta HKL, ये जो डेल्टा HKL है is the number of atoms, is the number of atoms, ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स हैं डेल्टा HKL पर यूनिट एरिया इन वन ऑफ दीज प्लेन्स, वो जितनी प्लेन्स हैं उनमें से किसी एक के अंदर। सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑन वन प्लेन, तो लिहाजा सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑन वन प्लेन, तो लिहाजा जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी वन प्लेन के अंदर। अब NaDHKL ये जो वॉल्यूम के अंदर है ये वॉल्यूम है उन प्लेन्स का, और डेल्टा HKL ये नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट एरिया इन वन ऑफ दीज प्लेन्स, ठीक है, उनमें से किसी एक प्लेन के अंदर। तो जो फिर नंबर ऑफ एटम्स होंगे वन प्लेन में वो होंगे A∆HKL, यानी कि ए एरिया और उसके अंदर डेल्टा HKL।
तो लिहाजा 10 जो फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे इन सेम क्रिस्टल, 10 टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द सेम क्रिस्टल। अब जारी बात है वो पूरा क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर बहुत सारी प्लेन्स हैं, तो सेम क्रिस्टल में अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो n a डेल्टा h के l के बराबर होंगे, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 और 2, अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम और टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो फ्रॉम 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को कंपेयर करें तो एन ए डेल्टा एच के एल इज इक्वल टू एन ओवर वी एन ए डेल्टा एच के एल, ये आ गया, ये इधर डी आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से डेल्टा एच के एल जो है, डेल्टा एच के एल दैट विल बी इक्वल टू एन ओवर वी डी एच के एल के बराबर निकल आएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास डेल्टा एच के एल जो है दैट इज इक्वल टू एन डी एच के एल ओवर वी के बराबर निकल आएगा, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। जहां पर एन, ये जो एन है ये वाला, ये नंबर ऑफ एटम्स हैं यूनिट सेल के अंदर। where n is the number of atoms in the unit cell। यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ एटम्स हैं यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर। तो अगर हमारे पास प्रिमिटिव लेटेस हो, फॉर प्रिमिटिव लेटेस, प्रिमिटिव लेटेस आपको पता है जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम का लेटेस होता है, उसमें n अगर 1 के बराबर हो तो सो दैट हमारे पास डेल्टा एच के एल जो है डेंसिटी है ये डी एच के एल ओवर वी के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप जो ब्रेवियस लैटिस हैं जैसे सिंपल क्यूबिक है, BCC है, FCC है, इनके नंबर ऑफ एटम्स और इनके साथ इनकी जो प्लेन्स हैं और इनकी डेंसिटीज़ जो हैं वो अगर हम निकाल लें तो क्यूबिक सिस्टम के लिए, फॉर क्यूबिक सिस्टम के लिए v जो है वो a क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तीनों जो ट्रांसलेशन वेक्टर है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो अब मैं यहाँ पर एक टेबल जो है इनका बनाता हूँ ब्रेवियस लैटिस का। ब्रेवियस लैटिस में 3 हमारे पास अहम है, सिंपल क्यूबिक, ठीक है जी, सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC। इसमें यहाँ पे n आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, इधर D1 0 0 और इधर डेल्टा 1 0 0, फिर D1 1 0 और डेल्टा 1 1 0, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर D1 1 और डेल्टा 1 1। तो इन 3 के लिए हम निकाल लेंगे। तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम जो हैं वो पहले नंबर के ऊपर जो है सिंपल क्यूबिक में एक ही होता है नंबर ऑफ एटम, और इसकी D1 1 0 a के बराबर होगी, हमने कैलकुलेट की हुई है, और ये 1 ओवर a स्क्वायर
आपके पास हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास a/2 और ये आ जाएगा आप इसके साथ 1/2a³ का अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह D11 जो है वो a/3 अंडर रूट ये हमें निकाली हुई है, और Δ11 आप ये जो फार्मूला DHKL/V वाला इसमें पुट करें तो Δ11 आपके पास 1/3 अंडर रूट a² जो है वो निकल आएगा। ठीक है, ये डेल्टा जो है ये आप इस फार्मूले से आप फाइंड करें, इसमें नंबर ऑफ एटम्स रखें तो आपके पास ये निकल आएगी। और V जो सिंपल क्यूबिक सिस्टम है उसके लिए VA³ है, तो ये सिंपली आप इसमें पुट करके इसको निकाल सकते हैं। अब FCC के अंदर BCC के अंदर 2 होते हैं, तो फिर ये a/2 हो जाएगा और कामा 1/a² हो जाएगा, ये a/2 अंडर रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2√a², और इसी तरह ये आ जाएगा a2√3 और कामा 1/3 अंडर रूट a², ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद FCC के अंदर आपको पता है कि 4 होते हैं, तो a/2 2/a², a2/2 अंडर रूट और 2√a², और यहाँ पर यह आ जाएगा a/3 अंडर रूट और 4/3 अंडर रूट a²। इसमें ये सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको फार्मूला पता होना चाहिए DHKL का, ये निकाला हुआ है आपने, और आपको फार्मूला पता होना है ये ΔHKL का। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ वॉल्यूम्स जो है वो पुट करके आप इसको निकाल सकते हैं। और दूसरे नंबर पर हमें इस बात का सीधा सीधा पता है कि सिंपल क्यूबिक जो है उसका वॉल्यूम, सिंपल क्यूबिक सिस्टम उसी के अंदर है सिंपल क्यूबिक, और क्यूबिक सिस्टम के अंदर ही सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम जो हैं वो आते हैं। तो उनकी वैल्यू पुट करें तो ये आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, इनकी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। अगर आपको सेपरेशन ऑफ प्लेन्स का पता हो, प्लेन की डिस्टेंस का, तो वहाँ से डेंसिटी भी जो है वो आराम से निकल सकती है। तो ये है डेंसिटी ऑफ एटम्स इन प्लेन्स। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमने स्टडी करनी है वो हमने स्टडी करना है पैकिंग फ्रैक्शन। व्हाट डज मीन बाय पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन, अब अगला टॉपिक हमारा ये है। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन है इसको हम डिफाइन करते हैं एज द रेशो बिटवीन वॉल्यूम ऑक्यूपाई द एटम्स इन द यूनिट सेल, के जो रेशो है बिटवीन द वॉल्यूम के दरमियान में जो ऑक्यूपाइड हो एटम्स, उस वॉल्यूम को जिसको कि ऑक्यूपाई करे हो एटम यूनिट सेल के अंदर, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यानी कि टोटल, आप जारी बात है आपके पास जो यूनिट सेल है आपके पास, उस यूनिट सेल के अंदर जितने एटम्स होंगे वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है कि टोटल वॉल्यूम जो है यूनिट सेल का, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स के वॉल्यूम को अगर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो निकल आता है। तो द पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं द रेशो बिटवीन, जो आपके पास रेशो है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम
occupied by the atoms to the total volume of the यूनिट सेल। और जो टोटल वॉल्यूम है आपका यूनिट सेल का, यानी कि एक पूरा यूनिट सेल है, एक पूरा यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के अंदर जो हैं वो जितने एटम्स अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं उस पूरे वॉल्यूम को वो जो ऑक्यूपाई है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से कर दें तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन निकल आता है। यानी कि दैट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन जो है आपके पास ये आ जाएगा वॉल्यूम occupied by atoms in the unit cell divided by total volume of the unit cell। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई v। तो ये वॉल्यूम है जो ऑक्यूपाइड बाय एटम है यूनिट सेल के अंदर और उसके बाद यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ एटम्स हैं इन द यूनिट सेल वेयर n are the number of atoms in the unit cell। यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ एटम्स हैं यूनिट सेल के अंदर और v जो है v इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल और v जो है ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम है यूनिट सेल का। तो अब आपके पास ब्रेवियस लैटिस के अंदर डिफरेंट किस्म के यूनिट सेल होते हैं। तो एवरी टाइप ऑफ यूनिट सेल जो होता है उसके लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ क्लोजनेस होती है टू विच द एटम कैन बी पैक्ड, कि उस जिसके अंदर उस एटम को पैक किया जा सकता है। तो जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पैकिंग फ्रैक्शन। तो फॉर एवरी टाइप ऑफ यूनिट सेल, अब आपके पास 14 ब्रेवियस लैटिस में हर टाइप का जो यूनिट सेल है देयर कैन बी मैक्सिमम डिग्री, देयर कैन बी ए मैक्सिमम डिग्री ऑफ क्लोजनेस। तो अब इसमें वो एटम्स एक दूसरे के कितने कितने करीब है उसकी एक मैक्सिमम डिग्री होगी टू विच द एटम कैन बी पैक्ड, यानी कि उसके अंदर वो जितने क्लोज होंगे एटम्स उसके अंदर एटम्स जो हैं उनको आप पैकिंग क्या होती है, जब आप शॉपर लेते हैं शॉपिंग करते हैं तो उसमें सारी चीज़ों को पैक करवा लेते हैं। तो इसी तरह जो क्लोजेस्ट डिग्री है मैक्सिमम क्लोजेस्ट डिग्री है उसके अंदर इन एटम्स को पैक क्या कर दिया जाता है। तो जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, यानी कि एटम्स एक दूसरे के कितने कितने करीब हैं इसकी डिग्री, कि कितने करीब हैं इन यूनिट सेल्स के अंदर, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ एटम्स इज रिप्रेजेंटेड बाय पैकिंग फ्रैक्शन। अब जारी बात है कि डिफरेंट किस्म के यूनिट सेल्स हैं तो उनके पैकिंग फ्रैक्शंस भी डिफरेंट होंगे। उसकी वजह यह है कि उनमें डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो है उन यूनिट सेल्स के अंदर वो डिफरेंट होती है।
तो जो फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन यूनिट इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। ये भी इसको कहते हैं कि कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ये सारी पैकिंग फ्रैक्शन जो है उसकी डेफिनेशंस। तो द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस, अब कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्यूपाइड बाय एटम इन द यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर कितनी स्पेस एक एटम ऑक्यूपाई कर रहा है या एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं यूनिट सेल के अंदर, इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। इसको कितना स्पेस या यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, आपके पास जो डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स हैं उनमें वो एटम्स कितनी स्पेस जो है उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो पैकिंग, जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है, इज द फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड स्फीयर वॉल्यूम इन ए सेल। तो इसको हम लेते हैं द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। तो जो हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है या एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कह लें इसको, तो जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है हमारे पास इज द फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड स्फीयर वॉल्यूम, यानी कि उसको हम एक सॉलिड स्फीयर वॉल्यूम ले लेते हैं इन ए सेल, एक सेल के अंदर अज्यूमिंग, और यहाँ पर हम ये अज्यूम करते हैं कि जो एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल है उसको, तो एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल। तो एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल क्या है कि उसमें जो एटम का वॉल्यूम है उसको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेते हैं। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है विच इज़ द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, तो जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है फिर आपके पास which is the fraction which is the fraction, जो कि हमारे पास फ्रैक्शन है of the volume of the cell, of the volume of the cell, जो सेल का वॉल्यूम है उसका actually occupied by the hard spheres, actually occupied by the hard spheres। तो बेसिकली हम हार्ड स्फीयर मॉडल जो है उसको यूज़ करते हैं, यानी कि हम ये कहते हैं कि जो एटम्स हैं उनका वॉल्यूम एक्चुअली हार्ड स्फीयर का वॉल्यूम है, ठीक है जी। तो वो हार्ड स्फीयर का वॉल्यूम जूम करके फिर हम पैकिंग फैक्टर जो है वो निकालते हैं। तो अब हम पैकिंग फैक्टर का, ये तो हमें पैकिंग फ्रैक्शन का पता लग गया कि क्या है। नो, जो पैकिंग फैक्टर है फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसको निकालते हैं। पैकिंग फैक्टर फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब पैकिंग फैक्टर जो है इसको सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए निकाल के देखते हैं।
तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ ईच एटम ऑफ क्यूबिक लेटिस, लेट आर बी द रेडियस, ये रेडियस है क्योंकि हम हार्ड स्फीयर मॉडल जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं एटम्स के लिए। तो फिर आर जो है वो रेडियस है ऑफ ईच एटम, ऑफ ईच एटम ऑफ क्यूबिक लेटिस, यानी कि जो आपका क्यूबिक लेटिस है उसमें हर एटम जो है उसका रेडियस आर है एंड ए बी द लेटेस्ट कांस्टेंट, एंड ए बी द लेटेस्ट कांस्टेंट, और ए यहाँ पर लेटेस्ट कांस्टेंट है, आर रेडियस है। वजह ये है कि हम मॉडल जो कंसिडर कर रहे हैं वो कौन सा है क्यूबिक लेटिस के अंदर, वो हम मॉडल हार्ड स्फीयर मॉडल जो उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो एज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक लेटिस इज एज द नंबर ऑफ एटम्स per unit cell of the simple cubic lattice। तो आप सिंपल क्यूबिक लेटिस के लिए जो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हैं वो क्या होंगे, होंगे n, 8 कोने हैं तो 8 ज़रब 1/8, तो हर कोने के ऊपर एक एटम जो है वो पड़ा होगा। सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, तो अब जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा, नंबर ऑफ एटम तो 1 निकला है ना, हर कोने के ऊपर एक एटम जो है वो बना हुआ है, एक लेटेस्ट पॉइंट के साथ अटैच है। तो सो द वॉल्यूम, तो अब हमारे पास जो वॉल्यूम है ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, तो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड एटम है ऑफ यूनिट सेल, अब यूनिट सेल जो है वो क्यूबिक सिस्टम का ही यूनिट सेल है, तो इसमें ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हार्ड स्फीयर मॉडल हम यूज़ करें तो n इसके अंदर तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, और टोटल वॉल्यूम जो है यूनिट सेल का v वो a क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, तो thus द पैकिंग फ्रैक्शन विल बी, thus द पैकिंग फ्रैक्शन विल बी, अब पैकिंग फ्रैक्शन जो है फार्मूला आपको पता है, अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इसका निकला है 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो a क्यूब है। तो आप देखें कि अगर मैं फिगर बनाऊं यहाँ पर, ये देखें, ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर ये अगर हमारे पास प्लेन्स हैं तो इनके अंदर देखें कि ये और ये जो है, ये डिस्टेंस जो है ये a इनके दरमियान में डिस्टेंस है। और अगर आप ये क्यूब बनाएं, ये देखें, तो इसका हर कोना जो है वो 1/8 एटम जो है उसको शेयर करता है अगर इसकी एक साइड a हो। ठीक है जी, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, हर एक की कंट्रीब्यूशन ये 1/8 होती है सिंपल क्यूबिक सिस्टम में। तो अब जो हमने ये क्यूबिक सिस्टम बनाया है ऊपर, तो इन क्यूबिक लेटस एज शोन इन फिगर, तो इसमें देखें तो a जो है ये a, ठीक है, ये 2r के बराबर होगा, यानी कि ये दो देखें ना, ये 2
एटम्स के दरमियान का जो रेडियस है उसके दरमियान में ये डिस्टेंस है। तो फिर ए क्यूब इसका लेंगे तो ये 8r क्यूब जो है वो हो जाएगा। तो फिर पैकिंग फ्रैक्शन आपके पास क्या निकल आएगा? पैकिंग फ्रैक्शन आपके पास निकल आएगा 4 r क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 8 r क्यूब। तो अब ये तो इससे कैंसल हो जाएगा और ये पीछे बच जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन π/6 और ये आ जाएगा 0.52। तो इन परसेंटेज ये पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक सिस्टम का जो है वो 52% निकल आएगा। ठीक है जी। अब हमने पैकिंग फ्रैक्शन जो है ये तो सिंपल क्यूबिक, ये तो आसान है सिंपल क्यूबिक का, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। नो वी विल कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC स्ट्रक्चर। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC स्ट्रक्चर। अब हमने पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो BCC स्ट्रक्चर का देखना है। तो लेट R बी द रेडियस ऑफ ईच एटम, लेट R बी द रेडियस ऑफ ईच एटम। तो आपके पास जो R है वो रेडियस है हर एटम का ऑफ BCC स्ट्रक्चर, ऑफ BCC स्ट्रक्चर का, एंड A इज द लेटेस्ट कांस्टेंट, एंड A बी द लेटेस्ट कांस्टेंट, और ए जो है उसी तरह लेटेस्ट कांस्टेंट है। तो एज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो एज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ BCC लेटेस्ट इज तो BCC लेटेस्ट के अंदर आपको पता है कि हमारे पास हर फेस के ऊपर एक एटम होता है, मिडल वाले फेस के ऊपर एक एटम होता है। तो n हर कोने पर 1/8 की कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाई 8 और +1 एक एक्स्ट्रा एटम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि n 2 के बराबर निकल आएगा। तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है एंड the total volume of the unit cell, तो वो हमारे पास A क्यूब के बराबर है। Thus the packing fraction is thus the packing fraction। अब पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर n पैकिंग फ्रैक्शन 2 × 4/3 πr क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब है। तो सॉरी पहले पूरा फार्मूला लिख दें। अब इसमें रखें आप n को 2 × 4/3 πr क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब। अब जो है हमें इसका पहले तो बनाते हैं इसकी फिगर और फिर उससे इसकी चीज़ें निकालते हैं।
ठीक है जी, ये फिगर बन गई। अब आप इसके अंदर देखें कि अगर ये पॉइंट मेरे पास सी हो और ये पॉइंट मेरे पास बी हो, तो मैं इसको अगर मिला दूं, इस पॉइंट को इसके साथ यूं मिला दूं और यहाँ पे मिडल के ऊपर एक एटम हो यहाँ पर आपके पास, और ये वाली लाइन जो है इसको मैं इसके साथ मिला दूं, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये साइड भी ए है मेरे पास, ये साइड भी ए है मेरे पास, ठीक है। तो अब जो ये वाली साइड अगर मैं इसकी निकालूं, तो इस साइड को निकालने के लिए आप देखें कि यहाँ पर जो है मिडल के ऊपर एक एटम जो है वो पड़ा हुआ है और इधर से 1/8 की कंट्रीब्यूशन जो है वो आ रही है। अच्छा, अब मैं एक और यहाँ पर फिगर बनाता हूँ। अब देखें, ये 1 2 3, ये 3 एटम इसके एक लाइन में आ रहे हैं। ये देखें कि अगर हम यूं बनाएं, ये ऐसे, तो ये देखिए एक इधर ये एटम आ रहा है, एक इधर ये एटम आ रहा है और इधर एक ये एटम आ रहा है। ये बी और ये सी है और ये ए साइड है। और अगर ये ए साइड है, ये भी ए साइड है और ये भी ए साइड है, तो इनको जमा कर दें तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये 2a का अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि 2 अंडर रूट ए के बराबर ये आ जाएगी, जो तीसरी साइड होगी। यानी कि ये ए है तो इसकी तीसरी साइड ये। अब यहाँ पर ये ए है और ये 2a अंडर रूट, तो ये साइड, अब इसको आप देखेंगे इस साइड को, यानी कि बी सी को आपने निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है, बी सी का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर, तो बी सी की आ जाएगी 3 अंडर रूट ए, तो ये आ जाएगी 3 अंडर रूट ए। ये साइड इसकी 3 अंडर रूट ए जो है वो निकल आएगी। तो इन बी सी सी स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर, जैसे कि आप फिगर में आपने शो किया हुआ है, 3 अंडर रूट ए जो है। अब चूंकि यहाँ पे सीरीज में 3 एटम जो हैं वो आपके आ रहे हैं, इसके अंदर 3 एटम्स आ रहे हैं। सिंपल क्यूबिक के अंदर जो है वो हर के ऊपर एक एक एटम था, तो ये 3 अंडर रूट ए जो है, ये अगर आप यहाँ से देखें तो इनके दरमियान में डिस्टेंस 2 के होगा, तो 2 का डिस्टेंस लेंगे तो फिर वो 4r के बराबर आ जाएगा। तो इसको अगर हम लिखें 3 अंडर रूट ए और इसका क्यूब ले लें तो 64 आर क्यूब जो है वो आ जाएगा। तो 3a क्यूब हमारे पास 64 आर क्यूब डिवाइड बाई 3 अंडर रूट आ जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है ये आपके पास 8 पाई आर क्यूब 64 डिवाइडेड बाई
8 के बराबर ये आ जाएगा। तो यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन जो है इसका 0.68 जो है वो निकल आएगा, यानी कि परसेंटेज के अंदर ये पैकिंग फ्रैक्शन जो है 68% निकल आएगा BCC का। ठीक है जी, ये BCC का निकल आया। अब आप जो है वो आ जाए पैकिंग फ्रैक्शन जो है FCC स्ट्रक्चर का, उसको हमने निकालना है। अब सिंपल क्यूबिक का मैंने निकाल दिया आपको, और जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है उसका भी निकाल दिया। अब हमने निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC स्ट्रक्चर। FCC स्ट्रक्चर करना है तो लेट R बी द रेडियस ऑफ ईच एटम, let R be the radius of each atom। तो हर एटम का रेडियस जो है वो R है इन द FCC स्ट्रक्चर, FCC स्ट्रक्चर के अंदर, एंड A be the latest constant, and A be the लेटेस्ट कांस्टेंट, और ए जो है ये लेटेस्ट कांस्टेंट है। तो अब इसके अंदर आप देखें कि हम फिर फिगर जो है वो बनाते हैं। अब हमें पता है कि फेस सेंटर्ड के हर फेस के ऊपर एक एटम, जब बॉडी सेंटर में तो सिर्फ फ्रंट वाले फेस पे पड़ा होता है ना, इसमें हर फेस के ऊपर एक पड़ा होता है। मिसाल की तरह एक ये एटम पड़ा हुआ है, एक ये एटम पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, और एक ये पड़ा हुआ है। तो एक तो कंट्रीब्यूशन आ रही होती है 1/8 हर एटम। अब फेस पे पड़ा हुआ था, इसकी वजह से एक कंट्रीब्यूशन आ रही होगी 1/2 की। और इधर अगर आप इसको इससे मिलाएं, इधर इसको मिला दें, तो ये यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है जी। ये साइड इसकी अगर ए हो और ये साइड भी ए हो, तो ये फिर 2√A आपके पास तीसरी साइड जो है वो हो जाएगी। तो इन FCC स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर, जैसा कि इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं, 2√A जो है, ये 2√A जो है, अब देखें ना ये A, तो इसमें जो आ जाएगा वो 4R आपके पास आ जाएगा। तो इसको 2 को उस तरफ ले जाएं, तो A जो है 2√2R के बराबर हो जाएगा। तो आल्सो द नंबर ऑफ एटम्स, तो आपके पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट सेल ऑफ द FCC लेटेस्ट के, तो उसमें n देखें आपके, n आपके पास जो है वो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है जी, 8 की, प्लस हारे के सेंटर के ऊपर 1/2 की कंट्रीब्यूशन आ रही है, और हर फेस 6 फेसेस हैं जिनके ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये 1 + 3 = 4 नंबर ऑफ एटम्स जो है वो निकल आएंगे। तो फिर जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ FCC, वो हो जाएगा हमारे पास V = A³। ठीक है जी। तो पैकिंग फ्रैक्शन
का वही फार्मूला n मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई v, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स 4 है, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं, हर 6 फेस के ऊपर एक एटम पड़ा होता है और उसकी कंट्रीब्यूशन 1/2 आ रही होती है, और 8 कोटों में जो 8 एटम पड़े होते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन 8 की आ रही होती है। तो 1 + 3 4 हो जाते हैं। तो अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करें, तो हमारे पास जो वैल्यू आई हुई है यहाँ पर 16 पाई आर क्यूब आ जाएगा ये, क्योंकि 4 हैं, 4 4 16 और 3 नीचे चला जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा PF 16 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3a2√2 और आर क्यूब। ये तो कट जाएंगे आपस में, और पीछे मेरे पास रह जाएगा पाई 3√2। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन आपके पास 0.74 आएगा, और परसेंटेज में ये पैकिंग फ्रैक्शन जो है ये 74% आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये हमने तीनों पैकिंग फ्रैक्शंस जो हैं वो निकाल के देख लिए। नाउ अब आगे एक और इंटरेस्टिंग जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो हमने कैलकुलेट करना है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का। ठीक है, अभी हमने FCC BCC इनके कैलकुलेट करके देखे। नाउ वी विल कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, दैट विल बी आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो पैकिंग फैक्टर फॉर हेक्सागोनल क्लोज्ड स्ट्रक्चर, दैट विल बी आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो इसमें भी लेट आर बी द रेडियस, तो इसके अंदर भी आर जो है वो रेडियस है ऑफ ईच एटम, हर एटम का ऑफ HCP स्ट्रक्चर, यानी कि हेक्सागोनल पैक स्ट्रक्चर का। And A be the hexagonal edge length and A be the hexagonal edge length, और A जो है वो हेक्सागोनल के एज की लेंथ है ऑफ यूनिट सेल एंड C be the हाइट, और C जो है ये कोई हाइट है। तो अब हम फिगर बनाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इसको इसके साथ मिला दें, उसके बाद इधर इसको इसके साथ मिलाएं, इसको इसके साथ मिलाएं, और यहाँ से एक लाइन खींचें, और इस लाइन को इसके साथ मिला दें,
इधर से एक लाइन खींचें, इस लाइन को इसके साथ मिला दें और इनको एक मिनट, इसको ज़रा हम थोड़ा सा वाइडन करके बनाते हैं। ये ठीक है जी, ये इस तरह बन गया। अब आप इसमें जो है वो एक लाइन इधर से खींचें, इसको इधर ले जाएं और इसको इसके साथ मिला दें और उसके बाद इसको इसके साथ मिलाएं। ठीक है जी। फिर इसके बाद यहाँ से एक लाइन खींचें, इसको इसके साथ मिला दें, इधर ला के इसको इसके साथ मिला दें और इसको इसके साथ मिला दें और इसको इसके साथ मिला दें। ठीक है जी। ये अब इधर एक एटम, इधर ये एक एटम, इधर एक एटम, एक इधर एटम और एक इधर एटम, ये इसको ऐसे मिला दें तो इसकी 1/2 कंट्रीब्यूशन आ रही है। अब ये जो पड़े हुए हैं कोनों के ऊपर, ठीक है जी, ये कोनों के ऊपर जो पड़े हुए हैं, ठीक है, ये सारे जो कोनों के ऊपर पड़े हुए हैं इनके आपके पास आ जाएंगे इनकी, क्योंकि 6 साइडेड हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी कंट्रीब्यूशन 1/6 की आ जाएगी। और ये जो एक एटम पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसकी 1 की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो अब आपने इसको, अगर मैं इसी को समझाऊं इस चीज़ को, तो ये देखिए, ये 2 एटम्स, उसके बाद ये 3 एटम्स और फिर इसके बाद ये 2 एटम्स। तो इसको अगर हम मिलाएं यूं 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 और यूं और इसको इसके साथ मिला दें और इधर से ये लाइन इसके साथ मिला दें, ठीक है, तो इधर भी एक, इधर भी एक, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब ये इसका रेडियस r है और ये a जो है ये लेंथ है और इधर भी a जो है वो लेंथ है, यानी कि ये सब के दरमियान में a लेंथ है। तो इन HCP स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर, अब 2 एटम के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, a है, तो फिर रेडियस उसका हाफ होता है डिस्टेंस का, तो रेडियस a जो है वो 2r के बराबर हो जाएगा, या 4r अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2a के बराबर हो जाएगा। तो एज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ HCP, यानी कि हेक्सागोनल पैक स्ट्रक्चर लेटेस। अब इनको निकालने का तरीका देखें।
एन देखें 12 1/6 ज़रबे 12, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, प्लस एक सेंटर पे एटम पड़ा हुआ है 1/2 ज़रबे 2 और जमा 3, और बाकी 3 और एटम्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। वो देखें वो एटम कौन से, एक ये एटम पड़ा हुआ है, एक ये एटम पड़ा हुआ है, और एक ये एटम पड़ा हुआ है, 1 2 3, ये 3 एटम और ये एक, ठीक है, और इन तीनों एटम की वजह से, ठीक है, 3 एटम और एक एटम, ठीक है, एक ये एटम पड़ा हुआ है, देखें एक ये एटम, एक ये एटम, एक ये एटम, एक ये एटम और एक ये एटम, ये कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 ये एटम हो गए। तो 1/2 जो है वो 2 की कंट्रीब्यूशन दिखा रही है, जमा 3, 5 है ना टोटल, तो 1/2 जमा और मल्टीप्लाई प्लस 3 उसके अंदर हो गए, तो 6 हो गए, 6, यानी कि n 6 नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो निकल है। तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है बाय द एटम्स ऑफ HCP, तो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द HCP, यानी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की वजह से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है कि एटम्स की वजह से, वो हमारे पास आ जाएगा n × 4/3 πr³। तो n अब 6 हैं आपके पास, तो 6 वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 8 πr³। अब आप देखें इसके अंदर के, देखिए ये हमने बनाई ना, ये और ये, ठीक है, तो अगर ये सेंटर हो, एक लाइन इधर से जाएगी, एक लाइन इधर से जाएगी और एक लाइन ये जाएगी, तो ये भी डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस भी a, ये डिस्टेंस भी a, ये डिस्टेंस भी a, ये डिस्टेंस भी a, और ये डिस्टेंस भी a, ये डिस्टेंस भी a, ये डिस्टेंस भी a, ये डिस्टेंस भी a और ये डिस्टेंस भी a, यानी कि इसको कह दें a और b, ठीक है जी। अब आप इसको बनाएं कि अगर इसकी ट्राइंगल यहाँ से बनाएं आप, ये देखें, ये ट्राइंगल बनाएं, तो ये a है, ये c है, ठीक है, ये यहाँ पर इसका रीजन है, ये a है, ये c है और ये a प्राइम है। तो अगर ये वाली हाइट जो है ये हाफ है उसकी, c/2 है, और ये a जो है ये 2r के बराबर है, तो फिर AC जो तीसरी साइड होगी AC, ये आपके पास क्या आ जाएगी, AC जो है ये आपके पास आ जाएगी 2/3 इसको आप कह लें, बल्कि ये AC आपके पास आ गई, और तीसरी साइड जो है AC 2/3, अब ये 2/3 जो है हमारे पास, इस ये आ जाएगा A sin ऑफ 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा,
ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से एंगल के कि ये इसमें 60 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है, 2/3a साइन ऑफ 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री तो हमें पता है कि 3√a के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ये इसका कंपोनेंट जो यहाँ से साइन वाला कंपोनेंट है, a साइन ऑफ 60 डिग्री बन रहा है। आप इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं ना, ये वाला, ठीक है, ये 2r और ये c/2, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो a साइन ऑफ 60 डिग्री जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप इधर से 60 डिग्री ले लें, ठीक है जी, या इधर से 60 डिग्री ले लें, जिस तरफ साइड से ले लें, इस तरफ से ले लें 60 डिग्री, तो ये a साइन ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा। तो AC फिर मेरे पास हो जाएगा 2/3a, इसकी वैल्यू रखें साइन 60 डिग्री की, तो 3√2 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि AC जो है मेरे पास वो a/3 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब ये कंपोनेंट इसका निकल आया, तो अब देखें AC निकल आई ना साइड, यहाँ से ये साइड भी निकल आई, तो अब तीनों साइडें पूरी हो गई हैं। तो a² पाइथागोरन थ्योरम लगाएं तो a/3 जो है हमारे पास √, का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस c/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, c यहाँ से निकल आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 6√3a ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है वॉल्यूम जो है ऑफ द हेक्सागोनल वो होगा एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, तो नाउ वॉल्यूम ऑफ द हेक्सागोनल, अब वॉल्यूम आपने हेक्सागोनल का फाइंड करना है, तो वो एरिया ऑफ बेस का जो एरिया है मल्टीप्लाई बाई हाइट के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि 6 साइडें हैं, मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB और मल्टीप्लाई बाई C। ठीक है जी, ये ट्राइंगल OAB, तो इसको आप लिख लेंगे 6 ज़रब 1/2, क्योंकि 1/2 की कंट्रीब्यूशन है A साइन ऑफ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और मल्टीप्लाई बाई C जो उसकी हाइट है C, उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा 6 ज़रब 1/2। अब ये A से मल्टीप्लाई होगा तो a² हो जाएगा, और 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई C की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं। हाँ जी, C वो आ गया, 2√6 डिवाइडेड बाई 3a, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो V हमारे पास जो है ये सारा करेंगे कि 3√a³ के बराबर आ जाएगा। तो फिर पैकिंग फ्रैक्शन आपके पास हेक्सागोनल का 8πr³ डिवाइडेड बाई 3√2a³ के बराबर आ जाएगा। अब आप इसमें a³ की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 8πr³ जो a³ की वैल्यू आपने निकाली हुई है, a आपको पता है कि 2r के बराबर है, तो 3√2 8r³ ये इसके अंदर पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन आपके पास निकल आएगा π3√2
2 और ये भी होगा 0.74 के बराबर, और परसेंटेज में 74% निकल आएगा, जो कि बराबर है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC के बराबर है। यानी कि जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसका पैकिंग फ्रैक्शन भी FCC के बराबर निकल आता है। सो FCC और SCP आर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, लिहाजा SCC और FCC जो हैं ये दोनों क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि इनका सेम निकल रहा है। So FCC and SCP are closed packed structures, तो लिहाजा ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि इसमें ABC हमारे पास FCC निकला और AB हमारे पास HCP निकला। तो ये सबसे टाइटेस्ट वे है टू पैक द स्फीयर, द टाइटेस्ट वे टू पैक द स्फीयर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब मैंने ये आपको तीनों के पैकिंग फ्रैक्शन जो हैं वो निकाल के दिखा दिए। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से कि जो हमारे पास हैं ये FCC और HCP, तो द FCC एंड HCP अब इनके सेम निकल रहे हैं, आर रिलेटेड, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, हैव द सेम एंड हैव द सेम पैकिंग फैक्टर, और आप इनका कैलकुलेट भी करके देखा है कि इनका सेम पैकिंग फैक्टर है। तो दे आर बिल्ट इन, और इनको आपने बिल्ड किया हुआ है, दे आर बिल्ट बाय spheres on top of each other, जिसमें स्फीयर एक दूसरे के ऊपर, हमने स्फीयर्स की वो पिक्चर्स बनाई थी, इन हॉलो साइट्स, खाली के अंदर स्फीयर्स बने। तो पैकिंग जो है इज अल्टरनेट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ साइट्स। तो द पैकिंग इज अल्टरनेट, ये अल्टरनेट करती है यानी कि तब्दील होती है, अल्टरनेट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ साइट्स, दो किस्म की साइट्स में। तो अब जो साइट्स है ए बी इन द HCP, ये निकाली हमने HCP के अंदर स्ट्रक्चर में, एंड अल्टरनेट, और ये अल्टरनेट करती है बिटवीन थ्री टाइप्स ऑफ पोजीशंस, तीन किस्म की पोजीशंस के अंदर।
ABC in FCC structure। तो ये दोनों चूंकि FCC और SCP सिमिलर हैं, इनका सिमिलर पैकिंग फ्रैक्शन निकलता है, तो इसलिए ये इनकी जो साइट्स हैं वो एक दूसरे के अंदर अल्टरनेट करती हैं, वो एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को चेंज करती हैं, क्योंकि इनकी एक ही पैकिंग जो है वो हुई हुई है। उसके बाद अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये है कोऑर्डिनेट नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इज द नंबर ऑफ क्लोज नेबर्स, नज़दीकी नेबर एटम्स होते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर कि जो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर है, इज द नंबर ऑफ क्लोजेस्ट नेबर्स, यानी कि एटम्स। जो क्लोजेस्ट नेबर्स हैं या क्लोजेस्ट एटम्स हैं, टू विच एन एटम बाउंडेड, यानी कि जो क्लोजेस्ट एटम्स हैं, जितने भी उस क्रिस्टल के अंदर, वो कितने एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बाउंडेड हैं। तो फॉर सिंपल क्यूबिक हमें पता है कि 6 होते हैं एटम, सिंपल क्यूबिक के लिए 6, और BCC के लिए 8, और FCC के लिए 12, और HCP के लिए भी 12। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 6, ये 4 जमा 4 होते हैं, ये 4 जमा 4, ये 4 जमा 4 जमा 4, 8 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, और ये होते हैं बराबर होते हैं 6 जमा 3 जमा 3। ठीक है। तो अब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, वो 2r के बराबर होता है। तो फॉर सिंपल क्यूबिक 2r a होता है, BCC के लिए 2r 3√2 a के बराबर, ये पीछे हमने कैलकुलेट किए हैं, और FCC के लिए 2r a/√2 होता है, और HCP के लिए भी 2r जो है वो a के बराबर होता है। तो अब अगर हम इनका एक टेबल बना लें, तो यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ जाए, इधर n आ जाए, इधर कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाए कि कितने नियरेस्ट हैं, इधर 2r डिस्टेंस आ जाए, और इधर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आ जाए। तो SC के लिए नंबर ऑफ एटम्स 1, इसके नज़दीकी 6, इसका डिस्टेंस a, और पैकिंग फ्रैक्शन 0.52। BCC के लिए नंबर ऑफ एटम्स 2, नियरेस्ट 8, और डिस्टेंस 3√a,
और पैकिंग फ्रैक्शन 0.68। FCC के लिए नंबर ऑफ़ एटम्स 4 और नीयरेस्ट 12 हो गए और A/2 अंडर रूट और 0.74। और हेक्सागोनल पैक स्ट्रक्चर के लिए 6 नीयरेस्ट 12 A और 0.78, इसका भी 0.78। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट नंबर, नीयरेस्ट एटम्स, डिस्टेंस, नंबर ऑफ एटम्स और एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक के अंदर, सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC और हेक्सागोनल कोल्ड स्ट्रक्चर। अब उसके बाद जो है ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ये बेसिक्स थी इसकी सारी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की। आपने इसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख कर मेरे से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ही आपको पूरी वीडियो डिटेल के साथ स्टडी करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद ही आप सवाल पूछने के काबिल होंगे। ये खाम खा के फजूल कमेंट्स देने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब पढ़ेंगे इसको, एक एक लाइन जो है वो इसके अंदर आपको समझाई गई है, एक एक लाइन, ठीक है जी। लिख कर करके आपको सारा दिखाया गया, पूरी कैलकुलेशन करके एक एक स्टेप करके आपको दिखाया गया। तो बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।